ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 131, पीठ में छुरा घोंपने वाला। 1 मिनट रुको, तीसरी महिला ने आगे की ओर चलते हुए कहा। उसने बैंगनी रंग का रेशमी लहंगा पहना हुआ था जिस पर काला रंग था। सच में, क्या मुझे वह आनंद मिलेगा जो मैंने अपने जीवन काल में पहले कभी अनुभव नहीं किया? उसकी आंखें धुंधली थीं जब उसने मोहक स्वर और मुद्रा में पूछा। हाँ, मैं वादा करता हूँ, वह आदमी चिल्लाया और जल्दी से उसे गले लगाने के लिए दौड़ा क्योंकि उसे लगा कि वह इस गली में उसके साथ ऐसा करने वाला है। जैसे ही वह भागा, उसकी गति धीमी हो गई और वह बीच में ही गिर गया। उसका सिर उन महिलाओं के बगल में उड़ गया जिन्होंने उसे अपने मोहक व्यवहार से अप्रत्यक्ष रूप से आमंत्रित किया था। उसकी गर्दन से खून चारों ओर फैल गया, लेकिन ये तीनों महिलाओं पर नहीं गिरा। जल्दी करो, समय हो गया है, हमें अब जाना होगा। गुलाबी कपड़े पहने महिलाओं ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और घृणा से कहा। चिंता मत करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। बैंगनी वस्त्र पहने महिलाओं के हाथों में एक तेज ब्लेड जैसा चाबुक था। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वे मोहक मुस्कान बिखेर रही थीं। अगले ही पल चीखें गूंज उठीं और पूरी गली खामोश हो गई। अल्पविराम। ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस में महल को विशेष सामग्रियों से बनाया गया था जिससे बाहर से देखने पर यह बहुत चमकता था। अंदर संगमरमर और पत्थरों को शानदार ढंग से उकेरा गया था जिससे यह आलीशान लग रहा था। इस महल को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री बेशक कम से कम पीक अर्थ ग्रेड की थी। एक शानदार मेज पर जो चमकते हुए रत्नों से सजी थी, दो महिलाएं एक दूसरे से बातचीत करते हुए सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठी थीं। हाँ, मैंने तुम्हें सही बताया, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कल आयोजित भोज में भीड़ के सामने उसका प्रस्ताव स्वीकार करोगी। एक महिला जिसने लाल वस्त्र पहना था ने हंसते हुए कहा, फिर गंभीर हो गई। वह अपनी टाइट ड्रेस में अविश्वसनीय रूप से सुडौल दिख रही थी, जबकि उसका चेहरा मिलनसार दिख रहा था जिससे वह एक आकर्षक परी की तरह दिख रही थी। नहीं, फेलिशिया, मुझे पता है कि उसकी पहले से ही कई पत्नियां हैं, लेकिन मैं इससे नाराज नहीं हूं। वह स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो संतुष्ट होने के बाद उन्हें छोड़ देता है। शर्ली ने अपने पुराने दोस्त को घृणित भाव से देखते हुए कहा, वह भी दूसरी माँ की बहन थी। क्या तुम पुनर्विचार नहीं कर सकती? मैं उसके चरित्र की गारंटी दे सकती हूँ, फेलिशिया ने विनती करते हुए कहा। शर्ली ने फेलिशिया के हाथ पकड़े और माफ़ी मांगने वाले लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो फेलिशिया। मैंने अपने पिता की बातें न सुनकर पहले ही गलती कर दी है। मुझे व्यक्तिगत रूप से गार्ड पसंद नहीं है, बस वह छद्म रूप में सांप जैसा लगता है। गार्ड क्लेमोर फेलिशिया का चचेरा भाई था। वह उसकी माँ की छोटी बहन का बेटा था। उसकी माँ मूल रूप से क्लेमोर साम्राज्य से थी, लेकिन उसने एश्टन परिवार में विवाह किया। मैं समझ गई, फेलिशिया ने चुप होते हुए कहा। फिर वह मुस्कुराए और ऊपर उठकर एक कप में शर्ली और अपने लिए एक ड्रिंक डाली। अपना कप उठाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे उम्मीद है कि कल भोज में तुम अपने भाग्यवान से मिलोगी। तुम्हारे भविष्य के लिए। शर्ली ने भी मुस्कुराकर अपना कप उठाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भविष्य के लिए। दोनों ने जल्दी से कप का पानी पी लिया। क्या तुम्हें सच में उस समय लिए गए अपने फैसले पर पछतावा है? फेलिशिया ने निराश नज़र से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम्हें भी? तुम सब ये सवाल क्यों पूछते हो? ठीक है, तुम सब मेरा जवाब जानना चाहते हो, है न? महाद्वीप में जाकर घोषणा करो कि डेविस लोरेट को अपना पति न बनाने का मुझे अफसोस है। शर्ली ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा। इन 2 दिनों में उसकी कुछ बहनें और भाई उससे पूछने आई कि वह इस मामले के बारे में कैसा महसूस करती है। वह अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए बस इतना ही कह पाई कि शायद या शायद नहीं। ये सोचकर कि उसने एक अच्छा पति पाने का अच्छा अवसर कैसे खो दिया, उसे पछतावा हुआ। इसके अलावा उनके सवालों ने उसके पछतावे को और बढ़ा दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी एक अच्छा पति मिलेगा, शर्ली ने आह भरते हुए जवाब दिया। पति? तुम चाहती हो कि मुझे एक पति मिले? अचानक फेलिशिया का स्वर बदल गया और उसने अपनी मुठियां भींच लीं। बेशक, तुमने अभी तक शादी भी नहीं की है और तुम्हारी उम्र भी मेरी उम्र जितनी ही है, शर्ली ने हंसते हुए जवाब दिया। उसे लगा कि फेलिशिया मजाकिया है। उसकी हंसी सुनकर फेलिशिया कांप उठी। उसने अपने दांत पीस लिए, फिर अचानक शांत हो गई। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, है न? बातचीत करते समय चंचल, तब भी जब तुम अपना भविष्य तय करते हो। लड़ते समय चिड़चिड़ा, तुम जरा भी नहीं बदले। यह मेरा व्यक्तित्व है और यह जरा भी नहीं बदलेगा। शर्ली ने फिर से हंसते हुए टेबल पर जोर से मारा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी लालिमा दिख रही थी। इस तरह का व्यक्तित्व एक दिन तुम्हें गिरा देगा, फेलिशिया ने अतुलनीय रूप से शांत तरीके से कहा। शर्ली को थोड़ा गर्मी महसूस हुई। उसका चेहरा गर्म हो गया और लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जवाब दिया,
जब वह दिन आएगा तो मैं उसका ख्याल रखूंगी। तो मैं तुम्हें चुनौती देती हूं कि तुम आज होने वाली इस विनाशकारी घटना से बचकर निकल जाओ। फेलिशिया दहाड़ उठी, उसकी आंखों में केवल घृणा, आक्रोश और उदासी दिखाई दे रही थी। शर्ली चौंक गई। उसके दिमाग ने अचानक अपने शरीर में हो रहे बदलावों को फेलिशिया के कथन से जोड़ दिया। तुमने मेरे साथ क्या किया? वह खड़ी हो गई, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके पैर लंगड़े हो गए हैं। गिरते हुए उसने सहारे के लिए टेबल पकड़ ली। फेलिशिया ने व्यंग्यात्मक तरीके से ठहाका लगाया, मैंने क्या किया? मैंने तो बस तुम्हारा आभार वापस किया है। तुम विश्वासघाती हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने उसे घृणा से देखा। आंशिक रूप से दिल टूट गया। क्या? शर्ली ने अपनी आंखें चौड़ी की। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रही है, लेकिन अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने एक भयावह सिलहूट को देखा जो कहीं से भी उभरा था। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसने अपनी स्पेस रिंग से एक क्रिस्टल निकाला। बम! जब उसने इसे कुचलने की कोशिश की तो उसका हाथ पीछे की ओर पटक दिया गया, जिससे क्रिस्टल उसकी पकड़ से दूर उड़ गया। हा, मेरे साथ तुम्हें खुश होते देखने के लिए कुछ बड़ों को बुलाना बुरा है, मेरी राजकुमारी। अध्याय 132 मास्टरमाइंड। शर्ली ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी नज़र ऊपर उठाए और घूर कर देखा। गार्ड, क्या तुम अपने कामों के परिणाम जानते हो? भयानक सिलहूट बना और एक युवा व्यक्ति के रूप में सामने आया जिसके पास नेक चेहरे थे। वह तेज दिख रहा था और उसके चेहरे पर एक आकर्षक विशेषता थी। वह मुस्कुराया और बोला, ओह, मुझे पता है। हे, तुम्हारे कुछ बुजुर्गों और तुम्हारे पिता द्वारा थोड़ी पिटाई के अलावा कल भोज में तुम मुझसे वादा करोगे। शर्ली चिल्लाई, लेकिन उसे लगा कि उसका शरीर ढीला और गर्म हो गया है। उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसका दिमाग धुंधला हो गया है। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने फेलिशिया को गर्म नज़र से देखा और फिर उदास होकर बुदबुदाया, क्यों? जाहिर है, वह बता सकती थी कि फेलिशिया की मदद के बिना वह उसके महल के अंदर नहीं जा सकता था। गार्ड ने हल्के से ठहाका लगाया और फिर मुस्कुराया, फेलिशिया, तुम ये क्यों नहीं बताती कि तुमने उसे पीक अर्थ ग्रेड का मोदीपक क्यों खिलाया? आंखों से आंसू बहते हुए, जमीन पर टपकते हुए, फेलिशिया चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे 27वें भाई के साथ मिलकर मुझे नशा देने की हिम्मत कैसे की? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शर्ली ने उसकी आंसू भरी आंखों को देखा। उसने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठी की और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। नहीं, मैंने किसी भाई के साथ मिलकर तुम्हें नशा दिया। ये सुनकर फेलिशिया घृणा से चिल्लाई, मूर्ख मत बनो। मुझे पता है कि तुमने ये किया है। मेरे पास सबूत हैं। हमारे 27वें भाई ने मेरा बलात्कार किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि हम करीबी बहनें हैं। मुझे लगा कि हम परिवार हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए वह घुटनों के बल गिर पड़ी। कुछ सेकंड बीतने के बाद अचानक एक मजाकिया हंसी गूंजी और दोनों ने सिर घुमाकर उसकी दिशा में देखा। हा, ये बहुत मज़ेदार है। हा, गार्ड पागलों की तरह हंसता रहा। क्या? फेलिशिया को असहज महसूस हुआ। तुम लोग मेरी हथेली पर कठपुतली की तरह नाचते हो, मैं इसे देखकर तृप्त नहीं हो पाता। हा, गार्ड उसकी ओर इशारा करते हुए हंसता रहा। उसने अचानक शर्ली के हाथ पकड़ लिए और उसे ऊपर उठा लिया, उसे लटका दिया जबकि उसके घुटने जमीन को छू रहे थे। तुम्हें पता है क्या? मैंने जो सबूत तुम्हें दिए हैं वे झूठे हैं। क्या तुमने मेरे द्वारा दिए गए इमेजरी क्रिस्टल पर गंभीरता से विश्वास किया था? तुम्हारा क्या मतलब है? फेलिशिया को लगा कि उसका दिमाग सुस्त हो गया है। वह इस समय अविश्वसनीय रूप से भ्रमित और हैरान महसूस कर रही थी। उस इमेजरी क्रिस्टल में तुमने जो शर्ली देखी थी वह सिर्फ एक व्यक्ति थी जो शर्ली के वेश में थी। अपने कान के पास मुस्कुराते हुए गार्ड मुस्कुराया और उस मूर्ख को देखा जो उसकी साजिश में फंस गया था, जिसे एक 10 वर्षीय बच्चा भी समझ सकता था। नहीं, फेलिशिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। भले ही उसे लगा कि एक 10 वर्षीय बच्चा उसकी इस साजिश को समझ सकता है, लेकिन जिस स्थिति और परिस्थिति में उसने उसे नकली सबूत दिए, उससे एक अनुभवी व्यक्ति भी नकली सबूत पर संदेह नहीं कर सकता। उसकी ओर उपहास में मुस्कुराते हुए गार्ड ने विक्षिप्त स्वर में कहा, अपनी सबसे करीबी बहन को धोखा देने पर तुम्हें कैसा लग रहा है? ओह, वह भी तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त है न? कृपया इस तरह से तुम्हारी भावनाओं को कुचलने के लिए मेरे विनम्र स्वभाव को माफ करें। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस पर क्रोध से झपटते हुए फेलिशिया दहाड़ उठी। गार्ड वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। जब उसने उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो गया है। वह उसके बगल में गिर गई और उसे घृणा से देखने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ, तुमने मेरे साथ क्या किया? गार्ड हंसा और बोला, आह, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे कप में सिर्फ एक गंधहीन लकवा मारने वाला पेस्ट लगाया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी नहीं। आखिरकार मुझे गैर कुंवारियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फेलिशिया ने अतुलनीय घृणा में अपने दांत पीस लिए। उसने क्रोध में उसकी ओर देखा।
अगर नज़रें मार सकती थीं तो उसकी नज़रें उसे 1000 बार मारने के लिए पर्याप्त थीं। वैसे मैंने ही तुम्हें नशीला पदार्थ दिया था। इसके अलावा मैंने ही तुम्हारे 27वें भाई को भी नशीला पदार्थ दिया था। हा, उसे पता ही नहीं था कि वह अपनी ही बहन का बलात्कार कर रहा है। फेलिसिया की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, उसने अपने दांत पीस लिए जबकि उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे कि उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। शर्ली ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और गुस्से से उसे घूरने लगी। बदमाश। गार्ड ने उसकी भारी सांसों को देखा, लेकिन उसे कुछ भी करने की कोई जल्दी नहीं थी। शर्ली, तुम अलग हो। जिस क्षण से मैंने तुम्हें देखा मेरी नज़रें तुम पर थीं। चिंता मत करो, भले ही तुम अपनी मासूमियत खो दो, मैं तुम्हारा ख्याल पूरी ताकत से रखूंगा। उसने अपना सिर घुमाया और फेलिशिया को देखा और मुस्कुराया। चिल्लाओ, मदद के लिए पुकारो। मैंने तुम पर जो लकवा मारने वाला पेस्ट लगाया है वह सिर्फ तुम्हारे शरीर को लकवा मारता है, तुम्हारी आवाज़ को नहीं। फेलिशिया ने उसे बेमिसाल नफरत से देखा। उसने शर्ली की तरफ देखा और जो उसने किया था उस पर उसे बहुत गुस्सा आया। तुम चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? हाँ, बेशक, तुम्हें पता है इस जगह पर साउंड प्रूफिंग और संरचनाएं हैं और तुम ही हो जो मुझे यहाँ चुपके से लेकर आए हो। उसके ऊपर हाँ, एक दुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त का मेरे द्वारा बलात्कार किया जाता है। शर्ली को उठाकर उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया। नहीं, रुको, मैं जो चाहूंगी करूंगी, उसे जाने दो, फेलिशिया ने बोलते हुए रोते हुए कहा। इस स्थिति में उसे लगा कि वह कुछ नहीं कर सकती। अचानक उसका चेहरा दयनीय हो गया और उसने चिंतित स्वर में कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे जाने दूं? मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फेलिसिया का चेहरा बदल गया जब उसे एहसास हुआ। वह रोने लगी और बड़बड़ाने लगी और उसने दिल खोलकर कहा, माफ़ करना शर्ली, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। गार्ड ने हंसते हुए अपने कपड़े उतार दिए। उत्तेजित चेहरे के साथ वह बिस्तर पर चढ़ गया और उसकी अतुलनीय रूप से उत्तेजित सिलहूट को देखा। शर्ली ने खुद को छूना शुरू कर दिया, अपने शरीर पर संवेदनशील स्थानों को सहलाना। उसकी सांसें भारी थीं, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी पीली सफ़ेद त्वचा के साथ वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और सेक्सी लग रही थी। ये स्पष्ट था कि वह वासना के कारण अपनी चेतना खो चुकी थी। तुम मेरी हो, एक उत्तेजित चेहरे के साथ घोषणा करते हुए वह उस पर झपटने वाला था जब एक उदासीन आवाज़ सुनाई दी, चलो यहीं रुके, क्या हम? कौन? अध्याय 133, एक मूर्ख का अनुरोध। डेविस के सराय से बाहर निकलने के बाद वह सीधे ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस की ओर चला गया जो सम्राट के रॉयल पैलेस के पास कहीं स्थित था। डेविस सम्राट के रॉयल पैलेस का स्थान जानता था, इसलिए उसे ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। एक बार जब वह उसके सामने पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पास कड़ी सुरक्षा और संरचनाएं थीं। उसने इस पर विचार किया कि क्या उसे चुपके से अंदर जाना चाहिए या खुलेआम अंदर जाना चाहिए। शर्ली ने मुझे गुप्त रूप से एक पत्र भेजा है। इसका मतलब है कि मुझे गुप्त रूप से अंदर आना होगा। रुको, क्या होगा अगर वह कुछ साजिश कर रही है? तो इसका मतलब है कि मुझे खुलेआम जाना होगा। भाड़ में जाओ, भले ही मुझे फंसाया जाए, मेरे पास अभी भी उसका पत्र है। इसके अलावा वे मुझे मार नहीं सकते, भले ही वे कोशिश करें। अगर मैं पकड़ा गया तो डरने की क्या बात है? कुछ भी नहीं। चुपके से अंदर जाने का फैसला करते हुए उसने संरचनाओं और चुपके तकनीक के अपने शौकिया ज्ञान के साथ संरचनाओं को दरकिनार कर दिया। जब तक उसने शर्ली को देखा, वह एक सुंदर व्यक्ति से बात कर रही थी जिसने लाल रंग के तन कपड़े पहने हुए थे। डेविस ने उसकी ओर देखा और सोचा, शायद मुझे उसके बाहर जाने से पहले कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए। आखिरकार शर्ली गुप्त रूप से बात करना चाहती थी। उसका विचार तब रुक गया जब उसने बिस्तर के पास छिपी एक भयावह छवि को देखा। हे भगवान, मुझे पता था, वह कुछ दुर्भावनापूर्ण योजना बना रही थी। उसने मन ही मन कहा और निराश भाव से शर्ली को देखा। चलो चलते हैं। जब उसने अपने दिल में एक उदास भावना के साथ जाने के बारे में सोचा तो उसने अज्ञात महिला को गुस्से से चिल्लाते हुए सुना। घटित हो रहे तमाशे को देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अचानक उसने देखा कि शर्ली गिर गई और मेज को पकड़ लिया। उनका खेल देखते हुए उसका मुंह आकार में बदल गया। क्या कोई किसी को फंसाने के लिए वास्तव में इस हद तक जा सकता है? मैं जानता था कि वह चंचल है, लेकिन इतनी विकृत नहीं। उसका तर्क गलत नहीं था, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि वह उसे फंसा रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे यह अजीब लगने लगा और उसे यह और भी वास्तविक लगने लगा। खास तौर पर जब गार्ड नाम के उस आदमी ने अपनी भयावह साजिश का खुलासा किया तो उसे और भी यकीन हो गया कि जो हो रहा था वह सच था। फिर भी उसे इस दुखद घटना पर थोड़ा संदेह था। जैसे ही गार्ड बिस्तर पर चढ़ा, डेविस की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि वह अब और ये दृश्य नहीं देख सकता था। भाड़ में जाओ, अगर यह वाकई मुझे फंसाने की साजिश थी तो मेरी अंतरात्मा को भी भाड़ में जाओ।
डेविस ने फैसला किया और उदासीन स्वर में कहा, चलो यहीं रुक जाते हैं, है न? कौन? गार्ड को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भूत ने डरा दिया हो। उसकी आंखें बाएं दाएं घूम रही थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। धमाका! डेविस ने बिना किसी रोक टोक के उसके चेहरे पर लात मारी। गार्ड को एक पतंग की तरह उड़ा दिया गया जिसकी डोर कट गई थी। उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह फूट रहा था और वह उड़ते हुए एक कोने के पास जा गिरा और बदसूरत तरीके से फर्श पर लुढ़क गया। कौन? इस बार ये फेलिशिया थी जिसने सवाल किया। उसका चेहरा अभी भी सतर्क था, भले ही वे अभी अभी उस नज़र से बच गए थे। वह जमीन पर लेटी हुई थी और काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को देख रही थी जो हवा में से प्रकट हुआ था। डेविस ने अपना हुड हटाया और उसकी ओर देखा। क्राउन प्रिंस डेविस। काले वस्त्र पहने व्यक्ति का चेहरा देखकर फेलिशिया अतुलनीय खुशी में चिल्लाए। प्रिंस डेविस, महामहिम, मैं आपसे विनती करती हूँ कि। इससे पहले कि वह अपनी दलील पूरी कर पाती, डेविस उसके सामने खड़ा हो गया और उसके मुंह में एक गोली ठूंस दी। गल्प! अचानक फेलिशिया को लगा कि वह रसातल में गिर गई है। उसे लगा कि उसे भी कामोद्दीपक खिला दिया गया है, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड बीते, उसने महसूस किया कि उसकी ताकत तेजी से वापस आ रही है। वह खड़ी हुई और कृतज्ञता से उसकी ओर देखा, लेकिन उसे शर्म भी आई क्योंकि उसने उसे गलत समझा था। उसी समय जब उसने शर्ली की ओर देखा तो उसके दिल में बहुत बड़ा अपराध बोध छा गया जो वासना में डूबी हुई थी। वह बेहोश हो गया, शायद उसकी गर्दन टूट गई हो। फिर, अपना ख्याल रखना, मैं चला जाऊंगा, डेविस ने कहा और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसका लबादा एक नाजुक हाथ से पकड़ लिया गया। क्या? डेविस ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा। वह इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने एवलिन को वापस सराय में छोड़ दिया था। कृपया। फेलिशिया ने मुंह नीचे किया, उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि उसने उसके लबादे को पकड़ रखा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह अनुमान लगा सकता था कि वह क्या कहने जा रही थी, लेकिन उसके पास अपने अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था। कृपया, उसके साथ सो जाओ। उसकी आवाज़ इतनी नम्र थी कि उससे केवल एक हल्की चीख ही सुनाई दे रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डेविस अपने चेहरे पर एक अचंभित भाव के साथ चुप रहा। इस बार उसकी अटकलें बिल्कुल सही थीं। कुछ सेकंड बीतने के बाद फेलिशिया ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कृपया उसके साथ संभोग करो। वहां सन्नाटा छा गया, ऐसा लगा जैसे माहौल जम गया हो। तुम मुझसे एक ऐसी महिला को चोदने के लिए कह रहे हो जिससे एक बार वादा किया गया था कि तुम उसके साथ संभोग करोगे? मैं? डेविस ने ठंडे स्वर में पूछा। उसने उदासीन आंखों से उसकी ओर देखा और जारी रखा। तुम अपनी दोस्त को धोखा देती हो, अपनी गलतियों को समझती हो, फिर किसी और को उसके साथ सोने के लिए कहती हो। उसके शब्द सुनते ही फेलिशिया का दिल कांप उठा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा अतुलनीय रूप से उदास हो गया। वह उसके लबादे के सिरे को पकड़ते हुए गिर पड़ी। वाह! अपना सिर जमीन पर पटकते हुए वह पागल हो गई और उसके माथे से खून बहने लगा। वह अचानक रुक गई और जमीन की ओर देखते हुए पागलों की तरह मुस्कुराई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मेरी बहन ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं ही वह मूर्ख था जिसने उसे धोखा दिया। अध्याय 134। भयावह यान कामोद्दीपक। फेलिशिया ने उलझन में अपना चेहरा ऊपर उठाया, इससे पहले कि वह फिर से अपना सिर फर्श पर पटकती। उसकी दयनीय आकृति को देखते हुए डेविस ने जल्दी से उसे अपना सिर पटकने से रोका। उफ! उसने गुस्से में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया जैसे उसकी मां चिल्लाती थी, अगर तुम अपनी बहन की मदद करना चाहती हो तो खुद को संभालो, या फिर जितना चाहो निराशा में डूबो। और जैसा उसने सोचा था, ये जादू की तरह काम कर गया। फेलिशिया ने अपनी आंखों के सामने एक हैरान चेहरे के साथ उसे देखा जो मन थी, स्पष्टता से चमक रही थी। तुमने उसे जो कामोद्दीपक खिलाया उसका नाम क्या है? डेविस ने उसकी आंखों को देखते हुए पूछा। भयावह यान कामोद्दीपक, फेलिशिया ने चुप होते हुए कहा। डेविस को अब आखिरकार समझ में आ गया कि वह उससे संभोग करने पर क्यों जोर दे रही थी। दुनिया में बहुत तरह के कामोद्दीपक थे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये वास्तव में एक भयावह कामोद्दीपक था, जिसके कारण अगर महिला किसी पुरुष के साथ संभोग नहीं करती तो पीड़ित की मृत्यु हो जाती थी। आमतौर पर, अगर कामोद्दीपक का इस्तेमाल किया भी जाता है, तो पीड़ित अपनी वासना को शांत करने के लिए हस्तमैथुन कर सकता है। इसलिए उसने उसके साथ कुछ भी किए बिना जाने में संकोच नहीं किया। लेकिन कुछ प्रकार के कामोद्दीपक के साथ ऐसा नहीं था, और यह भयावह यान कामोद्दीपक उनमें से एक था। तुमने क्या किया है? बहुत दुर्भावनापूर्ण। उसने दया से उसे देखते हुए आह भरी। फेलिशिया कोने में बेहोश पड़े उस शरीर को देखने के लिए मुड़ी। यह उस सांप का विचार था। न केवल उसने मुझे फंसाया, बल्कि उसने मुझे नफरत खिलाकर उस जहर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर भी किया। फिर उसने डेविस की ओर देखा और विनती की, कृपया, मैं समझती हूँ कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ है, तो मुझे यकीन है कि वह कम से कम इसके साथ जिएगी। आखिरकार, उसे तुम्हारे साथ शादी तोड़ने का पछतावा था। डेविस के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, उसे ऐसी बात का पछतावा था।
मुझे यकीन नहीं होता। मेरे साथ मजाक मत करो। तुम उसे बचाने के लिए ये सब कह रहे हो। तुम किसी और की तलाश क्यों नहीं करते? कोई ऐसा जिसे वह पसंद करती हो। उसने उसे अपनी राय दी। भले ही उसे शर्ली का चरित्र पसंद था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि वह उसे अपनी औरत बनाना चाहता था। इसके अलावा वह एवलिन से प्यार करने लगा था और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जो उसके साथ विश्वासघात के रूप में प्रकट हो। नहीं, कृपया उसकी मदद करो। मैं नहीं चाहता कि वह मर जाए। मुझे यकीन है कि अगर मैं किसी दूसरे आदमी को खोजने भी निकल गया तो वह अपनी होश में आने के बाद निश्चित रूप से अपनी जान ले लेगी। फेलिशिया उसे मनाने की पूरी कोशिश करती रही और देखने से ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी हताश लग रही थी। तुम मेरे लिए यह मुश्किल बना रहे हो। मैंने उसे एक बार पहले ही बचा लिया था और अब तुम मुझसे उसे अपना पहला समय देने के लिए कह रहे हो। तुम्हें लग सकता है कि उसके साथ सोने से मुझे फ़ायदा मिला, लेकिन मेरे लिए यह मेरी एवलिन के साथ एक घिनौना विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं है। फिर उसका लहजा अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया और उसने घोषणा की, मैं विश्वासघात नहीं करना चाहता, न ही मैं विश्वासघात चाहता हूँ। फेलिशिया चुप हो गई। वह उसकी जिद और दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकती थी। कुछ देर बाद उसने कुछ कहा, तो कृपया चुपचाप चले जाओ ताकि तुम गार्ड के हाथों पकड़े न जाओ। मैं बाकी का ख्याल रखूंगी। डेविस ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वापस मुड़ने से पहले उसने उससे एक सवाल पूछा, फिर तुम क्या करने जा रही हो? फेलिशिया ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, मैं उसे पीड़ित नहीं होने दूंगी। मैं उसे अभी मार दूंगी और खुद को भी खत्म कर लूंगी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसकी नाक खट्टी हो गई। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे परलोक में या अगले जन्म में माफ कर देगी। डेविस ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वह उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और पछतावा देख सकता था। फिर वह गायब हो गया। ये देखकर कि वह चला गया, फेलिशिया ने शर्ली के साथ अपने बचपन के बारे में कुछ मिनटों तक याद करने के बाद बिस्तर की ओर देखा। शर्ली के कपड़े उसके अपने हाथों से फाड़ दिए गए थे, यहाँ तक कि उसके इनरवियर और इसी तरह के अन्य कपड़े भी थोड़े से फट गए थे, जिससे उसके कच्चे कप पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। उसने अपने जुड़वां चोटियों के साथ साथ अपनी पवित्र घाटी को भी नोंचकर सहलाया और एक जानवर की तरह कराहते हुए फेलिशिया उसके पास गई और शर्ली के हाथों को पकड़ लिया, जबकि वह रो रही थी। जब शर्ली को अपने हाथों में गर्माहट महसूस हुई तो वह अनजाने में ही उस स्रोत पर झपटी और उसे पकड़ लिया और चाटने और चूसने लगी। मुझे माफ कर दो। फेलिशिया ने अपने एक हाथ को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में खंजर ले लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि उसकी भावनाएं अविश्वसनीय रूप से दुखद ऊंचाइयों पर पहुंच गईं और उसने शर्ली के सिर पर वार किया। अचानक उसके हाथ पकड़ लिए गए और एक आवाज़ सुनाई दी, रुको। अल्पविराम। डेविस अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गायब हो गया। फेलिशिया की याद दिलाने वाली छवि को देखते हुए उसे दया आ गई, जबकि उसका विवेक और नैतिकता चिल्ला रही थी कि उसे बचाना चाहिए और इसे दुखद रूप से समाप्त नहीं होने देना चाहिए। उसे लगा कि ऐसा करने से वह एवलिन को धोखा देगा। उसे इस बात पर बहुत उलझन हो रही थी कि उसे अभी क्या करना चाहिए। शर्ली की कामुक हरकतों को देखते हुए उसे जटिल भावनाएं महसूस हुईं। वह किस बारे में बात करना चाहती थी? लगता है मुझे कभी पता नहीं चलेगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार उभरा, जिससे उसे इस दुखद घटना के अंत में एक रोशनी दिखाई दी। ये सही है। मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ? हो सकता है कि मेरे पास उसे बचाने के लिए ज्ञान न हो, लेकिन डेथ नोट के पास होना चाहिए। डेथ नोट। मैं बचे हुए 2 अवसरों में से एक का उपयोग करूंगा। जल्दी से मुझे बताओ कि मैं उसके साथ संभोग किए बिना उसे कैसे बचा सकता हूँ। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि वह एक पछतावे भरे अंत से बच सकता था। ईमानदारी से उसे लगा कि अगर वह अभी चला गया तो उसे कोई मानसिक शांति नहीं मिलेगी, और इसीलिए उसने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक अनमोल अवसर का उपयोग किया। उसे लगा कि यह इसके लायक था। हाँ, क्या यह आसान नहीं है? तुम्हें मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं थी। डेथ नोट ने ठहाका लगाते हुए जोर से हंसा। अध्याय 135, जहरीले सार को हटाना। क्या? जल्दी बताओ, मुझे बताओ। डेविस सच में बेवकूफ़ नहीं लगा था, लेकिन अब उसे लगा कि उसने एक ऐसे उत्तर का अवसर खो दिया है जो उसे पहले से ही पता था, लेकिन वह इतना बेवकूफ़ था कि उसे याद नहीं था। बस किसी दूसरे आदमी को उसके साथ सोने दो। डेविस जम गया और उसे खून थूकने जैसा महसूस हुआ। उसे कुछ याद आया और वह गुस्से से चिल्लाया, भाड़ में जाओ। तुम्हें मुझे नहीं चोदना चाहिए, तुम्हें उसे चोदना चाहिए। उसने व्यंग्यात्मक आवाज़ में उत्तर दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अपने माथे पर नसें फैला दीं। उसने किसी तरह अपने गुस्से को शांत किया और फिर से बोला, ठीक है, अब और मजाक नहीं। मृत्यु नोट ने उपहास में बड़बड़ाते हुए कहा, उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? डेविस ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ऐसा नहीं है कि उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है, तुम अभी उसे बचाने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो, कम से कम तुम्हारे अनुरोध के अनुसार तो।
डेविस ने चिल्लाकर कहा, तो मुझे बताओ कि मेरे पास जो सबसे अच्छा तरीका है उसका इस्तेमाल करके उसे कैसे बचाया जाए। फिर उसे याद आया कि सबसे अच्छा तरीका उसके साथ सोना है, हालांकि उसके साथ सोने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया था, उसने जवाब दिया, मैंने ऐसी बहुत सी परिस्थितियां देखी हैं, और हर पुरुष जो मेरे पास था उसने नशीली महिला पार्टी के साथ संभोग किया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। वास्तव में उन्होंने मुझे आज्ञाकारी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? दुनिया के विशाल असंख्य में अपने लिए एक और महिला होने का कोई मतलब नहीं है। डेविस चुप रहा, वह इससे बहस नहीं कर सकता था, न ही उसके पास इसके साथ बहस करने का समय था। उसके मन में एक हल्की आह गूंजी, क्या तुम मेरी ऊर्जा के बारे में भूल गए हो जो ब्रह्मांड में किसी भी चीज को निगल सकती है? मैं नहीं भूला हूं, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। तो फिर मेरी शक्ति का उपयोग कामोद्दीपक के प्रभावों को बेअसर करने के लिए करो, उसने उत्तर दिया जैसे कि यह एक तथ्य था। डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं, मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि आपकी शक्ति का उपयोग करने से उसकी डेंटियन और मेरिडियन नष्ट हो जाएंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम नहीं कर सकते तो उसे मरने दो, उसने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। जब उसने कोई दूसरा तरीका पूछने के बारे में सोचा तो उसने देखा कि फेलिसिया अपने हाथ में खंजर पकड़े हुए शर्ली के पास चली आई। उसने जल्दी से पूछा, अरे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है? एक तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसके साथ सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेविस ने अपना सिर हिलाया। वह फेलिसिया के पास गया और जब वह खंजर से वार करने वाली थी तो उसने उसके हाथ पकड़ लिए। रुको, मैंने अभी एक ऐसा तरीका सोचा है जिससे मैं उसके साथ संभोग किए बिना उसे बचा सकूं। फेलिसिया को एक पल के लिए उम्मीद जगी, लेकिन उसके शब्दों को समझने के बाद उसने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हर वयस्क जानता है कि इस तरह के कामोद्दीपक को खत्म करने का एकमात्र तरीका संभोग करना है। अगर तुम्हारा उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है तो कृपया चले जाओ, बस उसे अपमानित मत करो। जब तक उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की तब तक वह फिर से रोने लगी थी। शर्ली और खुद को मारने का उसका दृढ़ संकल्प पूरी तरह से टूट गया। डेविस ने उसे चुपचाप देखा और फिर गंभीरता से बोला, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो, या तुम उसे खुद मरते हुए देखना चाहते हो? फेलिसिया उस पर दहाड़ उठी, मैं उसे बचाना चाहती हूँ। तुम उसके साथ संभोग क्यों नहीं करते? मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे लिए गुलामी करूंगी। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, बस उसके साथ संभोग करो, कृपया। फिर एक तरफ हटो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे उसे बांध दो। डेविस ने जवाब दिया और उसने शर्ली की बाहें पकड़ ली और उसे उसकी पीठ के पीछे रख दिया, उसके मोहक लहराते शरीर को दबाते हुए। फेलिसिया शर्मा गई क्योंकि उसे लगा कि उसे एक अजीबोगरीब बुत है, लेकिन उसने ऐसा करने का फैसला किया क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने कुछ चाबुक निकाले और शर्ली के हाथ और पैर बिस्तर के दोनों छोर पर बांध दिए। शर्ली ने अपने होंठ चाटे, लालच से डेविस के होंठों को देखा जैसे कि वह गर्मी में थी। वह बंधी हुई थी, उसकी ऊर्जा अस्थिर थी और वह होश में नहीं चल पा रही थी। डेविस इस कामुक दृश्य को देखकर खुद को रोक नहीं सका। उसने जल्दी से अपने सिर से सभी अशुद्ध विचारों को हटा दिया और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। अपनी आत्मा की भावना का पूरा उपयोग करते हुए उसने उसके पूरे शरीर पर आक्रमण किया, उसके पूरे शरीर में फैले जहरीले अवशेषों की तलाश की। और जैसा कि अपेक्षित था, उसने उसके गर्भ में एक असामान्य सार महसूस किया। ये सिनिस्टर यांग कामोद्दीपक अन्य कामोद्दीपकों से अलग था। ये गर्भ में एक सिनिस्टर यांग जहर डालता है जो धीरे धीरे उसके शरीर की स्थिति को खराब करता है, जिससे महिला पीड़ित की आंतरिक मृत्यु हो जाती है। उस जहर को ठीक करने का एकमात्र तरीका पुरुष का सार प्राप्त करना है। इसी तरह सिनिस्टर यिन कामोद्दीपक के रूप में जाना जाने वाला एक कामोद्दीपक था जो पुरुषों को पीड़ित करता है। इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका यह है कि उनके जननांगों को महिला के सार से ढक दिया जाए। वह उसकी वासना के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह उसकी वासना को ठीक करना चाहता था तो उसे खुश करना ही एकमात्र तरीका था। अगर वह उसकी वासना को ठीक करने के लिए डेथ नोट की ऊर्जा का उपयोग करता है तो वह उसकी साधना और इंद्रियों को अलविदा कह सकता है, क्योंकि यह संभवतः उसके शरीर को उत्तेजित करने वाली हर तंत्रिका को खा सकता है। उसका नियंत्रण इतना अच्छा नहीं था कि वह केवल उस कामोद्दीपक को हटा सके जो उसकी नसों को उत्तेजित कर रहा था, साथ ही यह उसकी साधना को नुकसान पहुंचा सकता था जिससे अंततः मृत्यु हो सकती थी। उसकी हथेली से थोड़ी सी काली ऊर्जा फैल गई जो अतुलनीय रूप से धीमी गति से उसके पेट में प्रवेश कर गई। अपनी आत्मा का उपयोग करते हुए उसने काली ऊर्जा को उसके पेट से होते हुए अंततः उसके गर्भ तक पहुंचाया। फेलिसिया भ्रमित थी। उसने डेविस को देखा जिसने लगभग 5 मिनट तक शर्ली के पेट पर अपनी हथेली रखी हुई थी। वह दृश्य नहीं आया जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह की विधि से उसका इलाज कर रहा था।
लेकिन उसके दृष्टिकोण से इससे कोई मदद नहीं मिली क्योंकि शर्ली अभी भी अपने होठों को चाट रही थी और भारी सांसें ले रही थी, उसके लिए वासना कर रही थी। अचानक शर्ली संघर्ष करने लगी और वह वासना से बाएं और दाएं हाथ हिलाने लगी। डेविस बाधित हुआ, लेकिन वह काली ऊर्जा को बेकाबू होने से रोकने में कामयाब रहा। तुम जल्दी करो और उसे चूमो अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, उसने चिल्लाते हुए महसूस किया कि उसकी एकाग्रता का आखिरी तनाव खत्म हो रहा है। फेलिशिया की आंखें चौड़ी हो गईं, इसलिए नहीं कि उसने उसके शब्द सुने थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने तुरंत वही करने का फैसला किया जो उसने कहा था, तो उसने अपनी आंखों के कोने से गार्ड को जागते हुए देखा। अध्याय 136, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगी। घृणा से दहाड़ते हुए फेलिशिया आगे बढ़ी और गार्ड के चेहरे पर लात मारी, जिससे एक बार फिर उसकी गर्दन पूरी तरह टूट गई। डेविस की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसे लगा कि उसकी एकाग्रता चली गई है। हताशा के आवेश में उसने शर्ली के होठों को चूमा ताकि वह अब और संघर्ष न करे। अपनी अंतिम बची हुई एकाग्रता के साथ उसने उसके गर्भ से भयावह यांग जहर को निगलने के लिए डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया। वह थकावट से लंगड़ा हो गया, जिससे उसका सिर नीचे गिर गया, जिससे उसका चेहरा गीले चुंबन और चाट से भर गया। जी हटो, मुझसे दूर हो जाओ, डेविस के कानों के पास एक प्रलोभन भरी आवाज फूटी। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसने लालच से उसके होठों को चाटा। चुंबन और यांग जहर के विनाश के साथ शर्ली की अंतरात्मा की आवाज फिर से जाग उठी। डेविस ने महसूस किया कि जैसे ही वह तुरंत खड़ा हुआ, उसकी ऊर्जा वापस आ गई। शर्ली अभी भी भारी सांस ले रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ स्पष्टता वापस मिल गई है। हालांकि इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में अभी भी कामुक और कामुक थी। शर्ली, फेलिशिया खुशी से उसके पास गई, लेकिन जब उसे याद आया कि उसने क्या किया था, तो उसका चेहरा उदास हो गया। डेविस ने अपने चेहरे से गीले दाग मिटाए। फिर उसने उसकी बाधाओं को दूर किया और डेथ नोट से बात करते समय सेट किए गए 2 इमेजरी क्रिस्टल को लेने के लिए एक निश्चित दिशा में चला गया। उसने एक को संग्रहित किया जबकि दूसरे को उसने शर्ली को फेंक दिया। यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि यहाँ अभी क्या हुआ था, डेविस ने आह भरते हुए कहा। आखिरकार वह उसे बचाने में सक्षम था, लेकिन जब उसने सोचा कि उसने संघर्ष करना बंद करने के लिए उसे कैसे चूमा, तो उसका चेहरा निराश हो गया। ये सब उस महिला की गलती थी। बुदबुदाते हुए वह चला गया। उसने असंतोष के साथ फेलिशिया को देखा। रुको, तुम यहाँ क्यों हो? शर्ली के स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे जब उसने अपनी एक आंख बंद करके सवाल पूछा। क्यों? क्या तुमने मुझे यहाँ आने के लिए नहीं बुलाया? डेविस ने पत्र निकालते हुए कहा। पत्र को देखते हुए शर्ली ने अपना सिर हिलाया। मैंने कोई पत्र नहीं भेजा। नहीं, मैंने तुम्हें मेरे महल में आने के लिए कहा। क्या? उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... मैं सच कह रहा हूँ। डेविस की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। उसे अचानक याद आया कि उसने एवलिन को सराय में अकेला कैसे छोड़ दिया। एक भी सवाल पूछे बिना डेविस ने अपनी साधना आधार को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। जब वह दीवारों को तोड़ने वाला था, तभी एक फीकी आवाज सुनाई दी, रुको। डेविस रुक गया और उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में उसकी ओर देखा। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। जल्दी करो और जो कहना है कहो। गुप्त प्रवेश द्वार से निकल जाओ, शर्ली ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। डेविस ने उस जगह की ओर देखा जहां उसने एक छिपा हुआ स्विच देखा। वह उस दिशा में भागा और उसे सक्रिय कर दिया। बिना कुछ कहे वह जल्दी से उस गुप्त प्रवेश द्वार से निकल गया जो खुल गया था। शर्ली ने एक जटिल नज़र से उसके भागते हुए सिलहुट को देखा। आमतौर पर अगर एक शाही महल में रहने वाली महिला किसी पुरुष को गुप्त प्रवेश द्वार दिखाती है, तो इसका मतलब है कि उस महिला ने उस पुरुष को अपना पुरुष मान लिया है। लेकिन डेविस, जो इस दुनिया के तौर तरीकों को नहीं जानता था, उस अंतर्निहित अर्थ को नहीं समझ सका। अगर वह इसकी तुलना एक ऐसी महिला से करता जो अपने पुरुष के लिए अपना पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ देती है, तो वह इसे समझ सकता था। लेकिन जिस स्थिति में वह था, उसने उसे उस मामले के बारे में सोचने की भी छूट नहीं दी। अल्पविराम, आप लोग कौन हैं? एवलिन ने दरवाज़ा खोला और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। उसके सामने 3 महिलाएं थीं जो काले लबादे पहने हुए थीं। उन्होंने अपनी खूबसूरत मुस्कान बिखेरते हुए अपने होंठ उतार दिए। एवलिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की। आप सभी? फिर उसने अपने हाथ जोड़े। मिस साशा, मिस वेनिस और मिस हाना, मैं आपको किस बात की खुशी देती हूँ? उन तीनों ने भी अभिवादन का जवाब दिया और कमरे के अंदर चले गए जैसे कि वे खुद ही इसके मालिक हों। एवलिन ने उन्हें संदेह से देखा, लेकिन उन्हें नहीं रोका और न ही उसके पास उन्हें रोकने की शक्ति थी। ऐसी सराय, आप लोग ऐसी जगहों पर कैसे रहते हैं? हाना ने अपने काले लबादे उतारते हुए सवाल किया। उसके शानदार हरे रेशमी लबादे सामने आ गए, जिससे वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाकी 2 ने भी अपने काले वस्त्र उतार दिए और बिस्तर पर ऐसे बैठ गए जैसे कि वे आराम करने के लिए अपने घर लौट आए हों।
वेनिस गुलाबी रेशमी वस्त्र पहने हुए थी जबकि साशा बैंगनी रेशमी वस्त्र पहने हुए थी जिसमें काले रंग का रंग था। एवलिन ने उन तीनों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मिस हाना रॉस परिवार से थीं, जबकि मिस वेनिस और मिस साशा क्लेमोर परिवार से थीं। वह इस रॉयल कैपिटल में डेविस के साथ घूमते हुए उनसे मिली थी। कुछ कहोगी क्या? वेनिस ने नाराजगी में कहा। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं जबकि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कैसे कहेगी? उसकी हैसियत इतनी कम है कि वह हमारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं करेगी। साशा हंस पड़ी क्योंकि उसकी आंखों में उपहास देखा जा सकता था। तुम लोग क्या चाहते हो? एवलिन ने उदासीन निगाहों से उनकी ओर देखा और सवाल किया। उसने उन्हें सम्मानजनक रवैया देना बंद कर दिया। हाना ने हैरान चेहरे से उसकी ओर देखा। हमें कुछ नहीं चाहिए। अचानक उसका चेहरा बदल गया जब उसने एवलिन को चिंतित भाव से देखा। उसकी आंखें दया से भर गईं और उसने पूछा, बस इतना ही? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा तथाकथित मंगेतर कहाँ चला गया? एवलिन ने अपनी आंखें चौड़ी की, लेकिन एक पल बाद उसका भाव सामान्य हो गया जब उसने जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? हाना ने बाकी दो को देखा और अपना सिर हिलाया। बेचारी महिला। एवलिन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। वेनिस ने उसे सांत्वना भरी नज़र से देखते हुए जवाब दिया। साशा ने चुटकी लेते हुए कहा, हम उसके कार्यों से तुम्हारे साथ हुए अन्याय को देखने के बाद चुप नहीं रह सके, भले ही तुम निम्न जन्म की हो। एवलिन का चेहरा चिंता से भर गया। उनके शब्द सुनने के बाद वह मौत की तरह पीली पड़ गई। उसने क्या किया? अध्याय 137, तुम मरने के लायक हो। हाना ने जब वे शब्द सुने जो वह सुनना चाहती थी, तो वह हल्के से मुस्कुराए। उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। तुम्हारी जैसी प्यारी महिला पाकर भी उसने धोखा देने की हिम्मत कैसे की? वह बेवफा है। यह विश्वासघात है। वेनिस ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाँ, तुम्हारा राजकुमार किसी कारण से राजकुमारी शर्ली से मिलने के लिए सराय छोड़कर चला गया। साशा ने वेनिस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है किसी कारण से? वे निश्चित रूप से अभी ऐसा कर रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाना ने घृणा भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने अपनी महिला को छोड़कर दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार पुरुष कामुक प्राणी होते हैं। आप एक बच्चे को भी कम नहीं आंक सकते, खासकर एक बढ़ते हुए बच्चे को। वेनिस ने सिर हिलाते हुए आह भरी। इसके अलावा जब दूसरा पक्ष किसी साम्राज्य की राजकुमारी हो तो क्या कम दर्जे की मंगेतर भी कुछ कर सकती है? अपने हाथों को फैलाकर साशा ने पूछा और एक पल के लिए थोड़ा मुस्कुराए। मानो उसकी बात को अनदेखा करते हुए हाना ने कहा, एवलिन, जब राजकुमार वापस आएगा तो तुम्हें अपनी शिकायतें उससे कहनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि उसे सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहिए। एवलिन की ओर देखते हुए वेनिस मुस्कुराए, ठीक है, अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो तो तुम राजकुमार को अपनी हथेली पर नचा सकती हो। उसका मतलब है कि तुम उसे सिर्फ तुमसे प्यार करवा सकती हो। हाना ने अपने चेहरे पर उत्साहित भाव के साथ कहा। अचानक एवलिन की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, जैसे कि किसी ने उसकी चेतना को रीसेट कर दिया हो। एक पल बाद उसने उन पर एक मजाकिया नज़र से मुस्कुराया और एक पल में हाना के चेहरे पर एक पत्र फेंक दिया। हाना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ फेंकेगी। पत्र उसके चेहरे पर लगा, जिससे ऐसा लगा कि उसने थप्पड़ मारा है। इसे पढ़ो, एवलिन ने कहा और वह हंसी, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल निराश थी। हाना ने गुस्से से उसकी ओर देखा, फिर पत्र को पढ़ने के लिए खोला। एवलिन, मुझे खेद है, मैं ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस जा रहा हूं क्योंकि मुझे राजकुमारी शर्ली का पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि उसे मुझसे एक महत्वपूर्ण मामले पर बात करनी है। निश्चिंत रहें, मुझे यकीन नहीं है कि यह पत्र भेजने वाला व्यक्ति राजकुमारी शर्ली है या नहीं। मैं बस ये सुनिश्चित करने जा रहा हूँ। पत्र पढ़ते ही हाना की आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि उसे एहसास हुआ वह पूरे समय हमारे साथ खेल रही थी। मूल रूप से उनकी उकसाने वाली हरकतें यहीं खत्म हो जानी चाहिए थीं, ताकि उन्हें जाने के लिए कुछ समय मिल सके, लेकिन डेविस द्वारा एवलिन को पत्र छोड़ने की अप्रत्याशित कार्रवाई ने उनकी साजिश को बर्बाद कर दिया। ईमानदारी से, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम्हारे जैसी चालाक और धूर्त महिलाएं भी होती हैं। अगर तुम मेरे मंगेतर को चाहती थी तो तुम्हें उसके सामने जाकर खुलकर कबूल कर लेना चाहिए था। ऐसा करने के बजाय तुमने साजिश रची और मुझे उस पर शक करवाकर हमारे रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की। तुम सब लोग गंदगी से भी बदतर हो। एवलिन ने ठंडे स्वर में डांटा और उन्हें नीचा देखा। एवलिन को याद आया कि कैसे उसने डेविस की मां से स्वीकृति प्राप्त की थी और कैसे उसकी मां ने उसे उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन बनने के लिए कहा था। इसलिए एवलिन ने इस दुनिया में किसी से न डरने का फैसला किया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। जैसी कि उम्मीद थी, वे तीनों अपने चेहरे पर गुस्से और बदसूरत भाव दिखाते हुए खड़ी हो गईं। शर्म से अपने दांत पीसते हुए हाना ने ठंडे स्वर में धमकी दी, लड़की, तुम्हें अपना मुंह संभालना चाहिए। अभी उजागर और अपमानित होने के कारण उसे अपने दिल की गहराइयों से शर्म महसूस हुई। अगर मेरे मंगेतर ने मेरे लिए कोई पत्र नहीं छोड़ा होता तो मैं सच में तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती।
बकवास, एवलिन ने बेरहमी से जवाब दिया, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। आमतौर पर वह अपने नौकरों को भी नहीं डांटती, लेकिन अब उसका गुस्सा उसकी सीमा से ऊपर पहुंच गया था, जिससे वह इन लोगों को कोस रही थी। अचानक हाना हंस पड़ी, हा हा हा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हारे लिए कोई पत्र छोड़ा है या नहीं। इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि उसने तुम्हें उस राजकुमारी के लिए छोड़ दिया। आखिरकार तुम एक निम्न दर्जे के व्यक्ति हो, चाहे कोई कुछ भी सोचे। एवलिन थोड़ा कांपी, फिर उसने ठंडी मुस्कान दी, तुम जो कह रही हो वह सच हो सकता है, लेकिन मैं तुम तीनों जैसे बदमाशों से बेहतर हूं। हाना, मैंने तुमसे कहा था कि हमें बस उसी योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। वेनिस ने अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा। नहीं, ये योजना इस लड़की के लिए बहुत दयालु है। हमें उन 3 कामुक पुरुषों को यहाँ लाना चाहिए था जिन्हें हमने पहले मारा था। साशा ने बेरहमी से जवाब दिया। हाना ने अपनी आंखें चौड़ी की, क्या तुम अंधी हो? इसे ज्यादा मत बढ़ाओ। तो क्या हुआ अगर मैं इसे ज्यादा बढ़ा दूं? मुझे आश्चर्य है कि अगर तुम किसी और व्यक्ति के साथ सोती हो तो क्या तुम्हारा प्यारा मंगेतर अब भी तुमसे प्यार करेगा? साशा ने मुस्कुराते हुए एवलिन से पूछा, उसकी अभिव्यक्ति उपहास से भरी थी। कमरे के अंदर एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी, जिससे वे तीनों पूरी तरह से अविश्वास में आ गए। तुम मरने के लायक हो, एवलिन ने साशा को जानलेवा निगाहों से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। साशा की ओर इशारा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। इस तरह की जानलेवा भावना, ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन साशा ने जो शब्द कहे, उससे उसे इतनी बुरी तरह से मारने का मन हुआ। छोड़ो, उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और आज्ञाकारी लहजे में कहा। हाना को लगा कि स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हार मानकर वह बदसूरत चेहरे के साथ चलने लगी। उसने नहीं सोचा था कि उसे एक निम्न दर्जे की महिला से इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। वेनिस ने उसके जाते हुए सिलहूट को देखा और हारे हुए चेहरे के साथ उसका पीछा भी किया। वे दोनों एक दूसरे को देखते थे और जानते थे कि वे एवलिन को ज्यादा नाराज नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते तो वे जानते थे कि वे निस्संदेह मर जाएंगे। इसलिए वे इस अपमान को हार में ही निगल सकते थे। साशा के चेहरे पर गुस्से का भाव था। वह कांप उठी जब उसने अपने बाएं गाल को छुआ, जहां लाल हथेली का निशान देखा जा सकता था। अपने दांत पीसते हुए वह पूरी तरह से अपमानित होकर एवलिन के पास से गुजरी और नीचे फर्श पर देखती रही। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और एवलिन की दिशा में उसे लहराया। फुफकार, पूरे कमरे में एक हवा को चीरने वाली आवाज गूंजी, फिर अचानक ताली की आवाज के साथ वह बंद हो गई। एवलिन ने अपने शरीर से एक भूरे रंग की चमक निकाली, जबकि उसके हाथ में एक चाबुक का नुकीला सिरा था, जिसका इस्तेमाल साशा ने अभी अभी किया था। खून की एक बूंद जमीन पर टपकी, जिससे माहौल अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हो गया। अध्याय 138, एवलिन। हम्फ, साशा ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और अचानक अपना हाथ हिलाया, जिससे चाबुक बेतहाशा लहराने लगा। एवलिन ने चाबुक छोड़ दिया और थोड़ा पीछे हटी। उसने अपने हाथ को देखा, लेकिन उसकी हथेली पर हल्का घाव हो गया था। पवन ऊर्जा, उसने चुपचाप अपने आप से कहा जब उसने साशा को देखा। बस, हाना ने भयभीत चेहरे के साथ साशा पर चिल्लाया। वह जानती थी कि यह मामला उनके हाथ से निकल चुका है और अगर वे अब नहीं रुके तो मौत निश्चित है। मर जाओ, साशा जो नफरत और तुरंत बदला लेने के विचार से ग्रस्त थी, ने अपने हथियार को भयंकर गति से मारा। एवलिन ने तुरंत झुककर देखा, जबकि चाबुक उसके सिर के पास से गुजरा, उसके बालों का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया। चाबुक कुछ मीटर तक फैल गया, जिससे कमरे की दीवारें नष्ट हो गईं। रुको, हाना ने जल्दी से फिर से चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जबकि उसका चेहरा कांप उठा क्योंकि उसने वेनिस को देखा, केवल उसे एवलिन के पीछे चुपके से आते देखा। एवलिन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा और उस खतरे से अनजान थी जो चुपचाप उसके पीछे आ रहा था। उस चीख को सुनकर उसने तुरंत पीछे देखा और बाईं ओर चकमा दिया। एवलिन को अपने दाहिने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ, खून फर्श पर फैल गया जबकि उसकी काली आस्तीन लाल हो गई थी। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया जबकि उसकी आंखें बाईं और दाईं ओर घूम रही थीं, उन दोनों को देख रही थीं। हम बर्बाद हो गए हैं, हाना ने अपने चेहरे पर एक खाली नज़र के साथ बड़बड़ाया और अपने घुटनों पर गिर गई। जब उनकी योजना विफल हो गई तो उससे पता था कि अगर वे उजागर होने के तुरंत बाद चले गए होते तो ये ठीक होता, लेकिन अब भले ही उन्होंने एवलिन को सफलतापूर्वक मार दिया हो, वह जानती थी कि उनका भाग्य तय हो चुका था। साशा चौंक गई जब वह अपने होश में वापस आए। यह महसूस करते हुए कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है, उसने वेनिस की ओर देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, उसे जल्दी से मार डालो। वेनिस ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथों में खंजर लेकर अविश्वसनीय गति से उसे मारने के लिए दौड़ी। साशा ने एवलिन पर अपना चाबुक घुमाया, जबकि उसके चारों ओर हरे रंग की ऊर्जा कुंडलित हो रही थी। जब एवलिन ने देखा कि दोनों उसे मारने के इरादे से उस पर हमला कर रहे हैं, तो उसने अपनी शारीरिक आभा को इकट्ठा किया और फर्श पर मुक्का मारा। जब वह गिर गई तो फर्श धंस गया।
उसी समय उसने भागने का रास्ता सोचने की पूरी कोशिश की। वह जानती थी कि अगर वह उन दोनों से एक साथ भिड़ गई तो वह मर जाएगी। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि तीसरा भी उस पर हमला करेगा या नहीं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और उसके पैर दीवारों की ओर भागे जबकि वे दोनों छेद से कूद गए। उसने किसी पर भरोसा नहीं किया, न ही उसने ये चिल्लाने में अपना समय बर्बाद किया कि उसे हत्यारों द्वारा शिकार किया जा रहा है। उसे भागने मत दो, साशा चिल्लाए और उसने उसे मारने के लिए हर संभव कोशिश की। गेल स्लाइस। उसने अपनी पूरी ताकत से एवलिन पर चाबुक और वार किया। वेनिस लगातार एवलिन के पास पहुंची और उस समय को निशाना बनाया जब वह साशा द्वारा चाबुक मारे जाने के बाद चकमा दे रही थी। उसके समयबद्ध हमलों ने हर बार एवलिन के शरीर पर घाव कर दिया। धमाका। उनके क्रूर हमलों से बचने की बेताब कोशिश करते हुए एवलिन कमरे की दीवारों को तोड़ते हुए बाहर कूद गई और आखिरकार सड़क के किनारे जा गिरी। भारी सांस लेते हुए उसने पीछे देखा कि वे अपने चेहरे को मास्क से ढक रहे थे और अपने काले लबादे पहन रहे थे। जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए एवलिन के रेशमी काले लबादे खून से लाल हो गए। खून जमीन पर तेजी से टपक रहा था जिससे उसे ठंड लग रही थी। उसके शरीर के लगभग हर हिस्से पर वार किया गया था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी 2 कट थे। उसके लिए एक ही समय में दोनों के हमलों को रोकना अविश्वसनीय रूप से कठिन था और वह वेनिस के वार से केवल थोड़ा बच पाई जिससे उसे घातक चोट लग गई। दर्शकों ने ये तमाशा देखा। कुछ भाग गए जबकि कुछ ने दिलचस्पी से देखा, हालांकि कोई भी मदद करने नहीं आया। साशा और वेनिस ने एक दूसरे को देखा और गंभीर तरीके से सिर हिलाया। एवलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और महसूस किया कि वे उसे खत्म करने के लिए दृढ़ थे। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई और उसने तुरंत अपने दांत भींच लिए। वह खड़ी हुई और सम्राट के महल की ओर भागी। अगर उसकी शारीरिक साधना तीसरे चरण में न होती तो वह उनके क्रूर हमलों से पहले ही मर चुकी होती। उसने अपने मुंह में एक गोली डाली और भागते समय अपनी आंखें पीछे की ओर घुमाई। उनसे बचने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी और इससे भी बढ़कर वह उनसे फिर से घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। टाइफून भंवर। साशा ने अपने चाबुक को तेजी से घुमाते हुए पीक अर्थ ग्रेड तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके चाबुक से हवा का एक हरा रंग का भंवर निकला जो धीरे धीरे एवलिन के दयनीय सिलहुट तक पहुंच गया। एवलिन ने खुद को बहुत धीमा महसूस किया क्योंकि हवा का हरा रंग का भंवर उसके चारों ओर फैलने लगा। आह! एवलिन तीव्र दर्द में चिल्लाए। हवा के झोंके ने उसके शरीर के हर हिस्से को चीर दिया जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लाखों बेवजह उसे छेद रहे हों। हवा का झोंका धीरे धीरे कम होने लगा और एवलिन हवा में उछलने लगी। उसके रेशमी काले लबादे पर पिन के आकार के कई छेद दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वह हवा में उड़ी उसने महसूस किया कि उसकी आंखों से जीवन की किरणें गुजर रही हैं और वह आसमान की ओर देख रही थी। क्या मैं मरने जा रही हूँ? उसके मन में एक सवाल उठा जिससे वह फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही वह जमीन पर उल्टी होकर गिरी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसकी गीली आंखों ने एक छाया को देखा जो तेजी से उसके हाथों में खंजर लिए हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। एवलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हवा में ही हार मान ली। एवलिन! एक क्रोधित चीख ने अचानक उसकी आत्मा को अंदर तक हिला दिया। अपनी आंखें खोलते हुए उसने देखा कि खंजर उसके सिर से ठीक 1 मीटर की दूरी पर था। स्लैश! एवलिन का शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा तो खून चारों ओर फैल गया। पूरा इलाका बेमिसाल खामोश हो गया जबकि वेनिस जम गई। उसे अपनी आत्मा पर बेमिसाल दबाव महसूस हुआ जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गई। अध्याय 139 अप्रत्याशित दुर्घटना। जब डेविस गुप्त प्रवेश द्वार से ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस से बाहर निकला तो उसने अपनी आत्मा की भावना को उस सराय तक बढ़ाया जिसमें वह रुका था। उसे चिंता हो रही थी। सराय की ओर दौड़ना शुरू करते हुए जब उसने एवलिन को आकाश में उड़ते देखा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। उसे बहुत डर और क्रोध महसूस हुआ और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। थंडर क्लाउड मूवमेंट तकनीक का उपयोग करते हुए वह बहुत तेजी से भागा जबकि उसका पारदर्शी आत्मा शरीर उसके शरीर को छोड़कर अविश्वसनीय गति से उड़ गया। आत्मा फोर्जिंग कल्टीवेशन में प्रशिक्षित होने का ये लाभ है। शिशु आत्मा अवस्था तक पहुंचने से व्यक्ति अपने शरीर के बाहर आत्मा के एक तनाव को प्रकट कर सकेगा। युवा आत्मा अवस्था तक पहुंचने से व्यक्ति अपने मांसल शरीर के बाहर एक पारदर्शी आत्मा शरीर को प्रकट कर सकेगा, हालांकि यह थोड़ा कमजोर होगा। वयस्क आत्मा अवस्था तक पहुंचने से व्यक्ति एक पूर्ण विकसित आत्मा शरीर को प्रकट कर सकेगा जिससे वह उससे लड़ने में सक्षम होगा। भले ही उसका मांसल शरीर अविश्वसनीय रूप से तेज दौड़ रहा था जो कि पीक रिवॉल्विंग कोर स्टेज कल्टीवेटर के बराबर था, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से चिंतित था। वह अपने आत्मा शरीर को भी भेजने से खुद को नहीं रोक सका, अंततः अपने मांसल शरीर को एक कमजोर अवस्था में छोड़ दिया। अपने आत्मा रूप में जब उसने उसके शरीर को उसकी मृत्यु की ओर गिरते देखा तो वह क्रोधित तरीके से चिल्लाया जैसे कि वह लगभग पागल हो गया हो। एवलिन!
उसने जल्दी से अपनी डेथ सेंस का उपयोग करके हत्यारे का नाम पहचाना और तुरंत उसे डेथ नोट में लिख दिया, जो उसके मांसल शरीर के साथ मिलकर काम करता था। वेनिस क्लेमोर तुरंत मर जाती है। डेथ नोट उसके आत्मा सागर में था, उसके आत्मा शरीर में नहीं। लेकिन जब तक वह डेथ नोट पर उसका नाम छोड़ने में कामयाब हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जबकि उसके पूरे आत्मा शरीर को उन भावनाओं से बहुत दर्द महसूस हुआ जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सका। जब तक उसकी आत्मा सराय के पास पहुंची, एवलिन का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब जब वह सीमा में था तो उसने क्रोध में वेनिस पर अपनी जबरदस्त आत्मा का दबाव छोड़ा। एवलिन की आंखें खुली हुई थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका सिर काट दिया गया है। उसने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए ताकि ये देख सके कि उसका सिर सही सलामत है या नहीं। धड़ाम, उसके बगल में एक कटा हुआ हाथ गिरा जिससे उसकी पुतलियां फैल गईं। आह! उसके हाथों में एक तेज दर्द हुआ जब उसे एहसास हुआ कि उसका बायां हाथ कट गया था, जबकि उसका दायां हाथ उसकी हड्डियों तक कट गया था। उसकी कलाई का एक हिस्सा खून से लथपथ होकर नीचे लटक रहा था। खंजर उसके पास पहुंचने से ठीक पहले जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने एक साथ अपने हाथों को ऊपर उठाकर खंजर को अपनी नंगी भुजाओं से रोक लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी भुजाएं इस अवस्था में आ गईं। डेविस की आत्मा शरीर एवलिन के सामने आ गई जब उसने अपने शब्दों से उसे दिल दहला देने वाली सांत्वना दी। सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुम्हारे साथ हूं। एवलिन ने दिल दहला देने वाले तरीके से चिल्लाते हुए बाएं दाएं हाथ पैर मारे और संघर्ष किया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। दर्द उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था, इतना ज्यादा कि वह उसके सांत्वना भरे शब्दों को भी नहीं सुन पा रही थी। वेनिस जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। उसकी मौत बहुत दयापूर्ण थी। डेविस का मांसल शरीर गुस्से से भर गया। वह वेनिस के सिर के ठीक ऊपर गिरा, जिससे उसका सिर फट गया। एक ही कदम में उसने तुरंत एवलिन को एक कीमती मिड लेवल स्काई ग्रेड औषधीय गोली खिला दी। यह एक गोली थी जो उसने अपने कीमिया मास्टर से जीवन रक्षक गोली के रूप में प्राप्त की थी। जब उसने महसूस किया कि गोली की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है, तो उसकी आंखों में कुछ हद तक समझदारी लौट आई। उसका शरीर गर्म होने लगा, जबकि उसके शरीर पर लगी चोटों और कटों से खून बहना बंद होने के बाद दर्द होने लगा। कुछ सेकंड के बाद उसके बाएं और दाएं हाथ से भी खून बहना बंद हो गया। डेविस उसके खून से लथपथ शरीर को देखते हुए लगातार आंसू बहाता रहा। उसने उसका सिर उठाया, उसे अपने कंधों पर लिटाया और औषधीय गोली की ऊर्जा को उसके पूरे शरीर में प्रसारित करने में मदद की, जबकि उसका आत्मा शरीर एक ठंडे चेहरे के साथ एक दिशा की ओर देखने लगा जो जानलेवा गुस्से से भरा हुआ था। साशा को लगा कि जैसे ही उसने उसकी निगाहें महसूस की, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। दरअसल उसका शरीर उसी क्षण जम गया जब उसने उसे वेनिस के सिर पर कदम रखते देखा। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने पागल चेहरे से उसके आत्मा शरीर को देखा। उस अपन से शादी मत करो, वह बेकार है और तुम्हारी हैसियत के हिसाब से नहीं होगी। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों नहीं करते? उसके शब्द खत्म होने से पहले ही उसका सिर उड़ गया और वह शांत भाव से जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर सराय की टूटी दीवार से टकराकर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। खून नदी की तरह जमीन पर बह रहा था और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसके आत्मा शरीर ने अपने हाथों में एक साधारण तीखी तलवार पकड़ी हुई थी जो उसकी अपनी आत्मा से निकली थी। उसने ऊपर देखा और एक खिड़की से बाहर झांकती हुई एक कांपती हुई आकृति देखी। उसने अपनी जादुई तलवार को झटका दिया और जैसे ही वह उसका सिर काटने के लिए आगे बढ़ा, एक कमजोर आवाज सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह ... उसने नहीं किया, एवलिन ने एक फीकी आवाज में कहा। उसकी एक आंख आधी खुली हुई थी जबकि दूसरी बंद थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं जबकि उसके कपड़ों में कट और कई छेद थे। उसकी आवाज़ सुनकर डेविस को अतुलनीय खुशी महसूस हुई। उसका आत्मा शरीर तुरंत उसके मांसल शरीर में वापस चला गया। अब उसके लिए बदला लेना महत्वपूर्ण नहीं था, केवल उसकी चोटों का इलाज करना महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उसे लगा कि उसने पहले ही बदला ले लिया है, क्योंकि उसने केवल उन दो महिलाओं को अपनी आत्मा की भावना से एवलिन पर हमला करते देखा था। मजबूत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा इससे पहले कि तुम जान सको, डेविस ने कहा, क्योंकि वह अपने दिल की गहराई से हर शब्द का मतलब निकाल रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की उदासी थी जब वह उसके दोनों हाथों को देख रहा था, क्योंकि उसके दोनों हाथ अब खो चुके थे। जब तक वह शरीर परिवर्तन चरण तक नहीं पहुंच जाती, तब तक सही स्वर्गीय संसाधनों के बिना किसी अंग को फिर से उगाना असंभव होगा। जब कोई व्यक्ति शरीर परिवर्तन चरण पर पहुंचता है तो वह अपने नश्वर शरीर को त्याग देता है और एक ऐसा शरीर बनाता है जो स्वर्ग के नियमों के प्रति अधिक अनुकूल होता है। भले ही वह शरीर साधना में 5वें चरण तक पहुंच जाए, फिर भी यह बेकार होगा, क्योंकि शरीर साधना केवल व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, हड्डियों के घनत्व और अंगों की वृद्धि को बढ़ाती है। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, एस्टन साम्राज्य के उदात्त पात्रों को इस स्थान पर आते हुए महसूस किया।
उसने अपने काले वस्त्र उतारे, उसे उससे ढक दिया, उसने उसे यथासंभव धीरे से ऊपर उठाया। एवलिन कराह उठी क्योंकि उसे लगा कि ऊपर उठाए जाने पर उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा है। कुछ क्षण बीत गए और एक एक करके कई छायाएं घटनास्थल पर पहुंच गईं। सम्राट एश्टन उनके सामने खड़े थे और गंभीरता से दृश्य का निरीक्षण कर रहे थे। अध्याय 140 आराम। डेविस का चेहरा ठंडा था, उसे लगा कि वह किसी को भी सम्मान नहीं देगा। उसने खुद को दोषी ठहराया, उसने इस गड़बड़ी के लिए उन सभी को दोषी ठहराया। एवलिन की दर्द भरी कराह ने उसे वास्तविकता में वापस लाने से पहले ही उस पर जानलेवा इच्छा हावी हो गई। साम्राज्य के मेहमानों के रूप में उसे लगा कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी, लेकिन यह उसकी गलती थी कि उसने इसके लिए कुछ भी नहीं मांगा। उसे लगा कि उसे पत्र की सामग्री नहीं पढ़नी चाहिए थी और ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस की ओर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन परिणामस्वरूप ये शर्ली और फेलिशिया के लिए एक त्रासदी में समाप्त हो सकता था। उसे लगा कि अगर उसे पहले से परिदृश्य पता होता तो वह उन दोनों को बचा सकता था, लेकिन वह जानता था कि वास्तविकता इतनी अच्छी नहीं थी। अपने मन में कड़वाहट से हंसते हुए उसने महसूस किया कि उसकी दुविधा का कोई सही उत्तर नहीं था, केवल वह पक्ष बचा था जिसे वह चुनना चाहता था। बेशक अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह एवलिन के साथ ही रहता। एश्टन, हमारे रहने के लिए जगह तैयार करो, साथ ही मैं चाहता हूं कि इस साम्राज्य का सबसे अच्छा औषधालय जल्द ही मेरी एवलिन की जांच करे। सम्राट एश्टन ने अपना सिर हिलाया, अपमान को दिल पर नहीं लिया। उसने अपने अधीनस्थों को आदेश देना शुरू कर दिया। फिर सम्राट एश्टन रॉयल पैलेस की ओर चल पड़े, जबकि डेविस उनके पीछे पीछे चल रहा था, जबकि वह एवलिन को धीरे से ले जा रहा था। उसकी गर्मी महसूस करते हुए वह थकावट के कारण बेहोश हो गई, लेकिन उसे लगा कि उसका मन दर्द से जाग रहा है, जबकि वह अपनी नींद से अंदर बाहर कराह रही थी। अल्पविराम। सम्राट एश्टन उन्हें एक अनाम रॉयल पैलेस में ले गए, जिसे एश्टन साम्राज्य के किसी भी राजकुमार या राजकुमारी ने नहीं लिया था। वास्तव में यह एक नया बना हुआ रॉयल पैलेस था जो डेविस के लिए था, लेकिन चून की विवाह रद्द हो गया था, इसलिए यह अब उसका नहीं था। सम्राट एश्टन ने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया और उन्हें फिलहाल रॉयल पैलेस दे दिया। डेविस ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया और बिना उसकी ओर देखे ही रॉयल पैलेस में प्रवेश कर गया। दरवाजा बंद करके उसने जल्दी से छिपने की व्यवस्था की। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके खून से सने कपड़े उतार दिए। उसके शरीर पर घाव साफ दिखने लगे थे। घाव भर गए थे और उसके बाएं हाथ का कटा हुआ हिस्सा भी ठीक हो गया था। उसका दाहिना हाथ, जो अभी भी भयानक दिख रहा था, खून से लथपथ लग रहा था। हड्डी अभी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मांस अभी भी अलग अवस्था में था और जब तक हड्डी ठीक नहीं हो जाती तब तक ये ठीक नहीं होगा। उसने उसके कटे हुए हाथ को अपने हाथ में पकड़ रखा था, जबकि उसका मन उन अनमोल पलों में खो गया था जब उसने उसके साथ हाथ मिलाया था और अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने रोने से बचने की पूरी कोशिश की। उसने उसके हाथ को बिस्तर पर उसके बगल में रखा और उसके शरीर पर कोई औषधीय लेप लगाया। फिर उसने उसके घावों पर धीरे धीरे पट्टी बांधी। फिर अंतिम परिणाम यह हुआ कि उसका पूरा शरीर पट्टियों से ढंक गया, जिससे वह आधी मम्मी जैसी लग रही थी। पट्टी बांधने के अपने कौशल से बिल्कुल भी संतुष्ट न होकर उसने उसे फिर से अपने काले लबादे से ढंक दिया। उसने अपनी जीभ चटकाई और आने वाले मेहमान की ओर देखा। अंदर आओ, डेविस ने दूसरे पक्ष के अनुमति मांगने से पहले ही ठंडे स्वर में चिल्लाया। छिपने का स्थान खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। सम्राट एश्टन ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। मेरे अधीनस्थों ने जांच की है कि क्या हुआ था। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उन्हें क्या पता चला? सम्राट एश्टन ने उसकी ओर देखा। हमने रॉस परिवार से हाना रॉस को पकड़ लिया है, जबकि तुमने जिन 2 लोगों को मारा है वे क्लेमोर परिवार से हैं। डेविस ने उनकी पृष्ठभूमि पर एक आंख भी नहीं झपकाई, क्योंकि वह पहले से ही यह जानता था। उसे लगा कि कुछ दुष्ट महिलाओं को पालने के लिए उनके दोनों परिवारों का नरसंहार कर देना चाहिए। लेकिन वह जो जानना चाहता था वह था, कारण क्या था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? सम्राट एश्टन ने अपनी दृष्टि नीची कर ली और फिर से उसकी ओर देखा। हाना रॉस के बयान से ऐसा लग रहा था कि वे आपके साथ एवलिन के रिश्ते को बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं, जिससे उनमें से अन्य 2 ने ईर्ष्या और शर्मिंदगी के कारण उस पर हमला कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि जो एक क्रूर शरारत थी वह इस तरह की त्रासदी में बदल गई? डेविस ने ठंडी हंसी के साथ पूछा। चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, ये सच है, कम से कम जो जानकारी हमने एकत्र की है उसके अनुसार। सम्राट एश्टन ने फिर आह भरी। कभी कभी किसी व्यक्ति की भावनाएं भटक जाती हैं और अपरिवर्तनीय परिणामों को जन्म देती हैं। डेविस चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक ठंडा भाव था। मैं हाना नाम की महिला से निपट लूंगा, उसे बंद करके रखूंगा। सम्राट एश्टन ने सिर हिलाया और जब वह कुछ पूछना चाहता था तो उसे एवलिन की धीमी चीख ने बाधित कर दिया। यह डेविस तुरंत उसके पास भागा और पीछे मुड़ा।
जब सम्राट एश्टन ने ये देखा तो वह जाने से पहले एक पल के लिए झिझका। स्वाभाविक रूप से वह डेविस से पूछना चाहता था कि कल रात जब वह अपनी बेटी से मिलने गया था तो क्या हुआ था, लेकिन पूछने का मौका खो दिया। डेविस अवचेतन रूप से उसके हाथों को पकड़कर उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन एक बार फिर उसकी कमजोर आकृति को देखकर उसे खुद पर और भी ज्यादा नफरत महसूस हुई। एवलिन ने उसकी तरफ देखा और कमजोरी से मुस्कुराए। उसके चेहरे पर 2 निशान थे, एक उसके होठों के पास और एक उसके माथे पर। डेविस ने अपने होठों को काटा और कहा, तुम ठीक हो। कुछ दिनों में सारे निशान गायब हो जाएंगे बस। फिर उसने उसके हाथों को देखा और कहा, तुम्हारा दाहिना हाथ 1 महीने में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जबकि तुम्हारा बायां हाथ। उसकी आंखों में आंसू देखकर एवलिन ने अपना सिर हिलाया और फिर से कमजोरी से उसकी तरफ मुस्कुराए। मेरे साथ रहो, एवलिन ने कमजोरी से कहा। उसके चेहरे पर एक तड़प भरी अभिव्यक्ति थी। डेविस हैरान रह गया। उसने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने अपनी जानलेवा भावनाओं को वापस लिया और उसे धीरे से देखा। उसे कुछ और महसूस नहीं हुआ, बस कुछ समय के लिए उसके साथ रहना है। एवलिन उसके गर्म चेहरे को देखती रही और धीरे धीरे सो गई। उसकी शांति से सो रही आकृति को देखकर वह शांत हो गया। इस समय तक उसे अभी भी यह समझ में नहीं आया था कि उसकी उपस्थिति ही एवलिन के लिए सबसे बड़ी सांत्वना थी।